नमस्कार। आज का यह विशेष कार्यक्रम पॉडकास्ट और संवाद का इसलिए भी खास है क्योंकि आज मैं जिस इंसान से, जिस व्यक्ति से, जिस पॉलिटिकल पर्सनालिटी से बात करने जा रहा हूँ, उनको मैं पिछले 35 से 38 साल से जानता हूँ। हम कह सकते हैं कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ से लेके और प्रोफेशनल लाइफ तक एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। उनके पॉलिटिकल, पर्सनल, प्रोफेशनल जो लाइफ है उससे भली भांति परिचित हैं। इसलिए ऐसी शख्सियत से जब बातचीत की शुरुआत करनी पड़ती है तो बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ से शुरू किया जाए और किन किन विषयों को शामिल किया जाए चर्चा में। तो है तो बड़ा चुनौतीपूर्ण, लेकिन फिर भी शुरुआत करते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे आज के इस खास कार्यक्रम के मेहमान हैं और डॉक्टर साहब से मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं कि आरएसएस और डॉक्टर साहब का संबंध और संपर्क कब हुआ और इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही। देखिए, अपने आराध्य का, अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का संबंध वर्णित नहीं किया जा सकता। संघ एक ऐसा श्रद्धा का केंद्र है मेरे लिए, जिसको मैंने बचपन से देखा है। मेरे पूज्य पिताजी श्री स्वर्गीय पंडित केदारनाथ शर्मा पाधा जी संघ के स्वयंसेवक थे। और ये वो दौर था जब संघ का प्रारंभिक दौर था पिताजी के समय, वो जैसा बताते थे। और संघ के सभी वरिष्ठ लोगों का आगमन आज भी होता है। संघ परिवार का बड़ा से बड़ा कोई पदाधिकारी या दायित्वधारी होता है तो अपने छोटे छोटे कार्यकर्ता को वहाँ जाने में हिचक नहीं होती। और वो छोटा सा घर था मेरा, मैं तो अभी भी उसी में रहता हूँ स्मृतियों के कारण। जहाँ पूज्य भाऊराव जी आए, रजू भैया तो बहुत बार आए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का तो कई बार आगमन और रहने का भी क्रम वहाँ पर कई बार हुआ। सानिध्य पिताजी को उनका प्राप्त हुआ। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को कई बार भोजन कराने का अवसर मुझे भी मिला है। आदरणीय पूज्य भंडारी जी का स्नेह आशीर्वाद से मैं सिंचित अपने छोटे से घर पर ही हुआ, पिताजी के सम्मुख। ठाकरे जी से लेकर नानाजी देशमुख जी तो जब लखनऊ आते थे तो उनका एक बार आगमन पिताजी के साथ कहीं ना कहीं ज़रूर होता था। और मैं कई बार तो उनके पास लूना मोपेड थी। पिताजी बहुत 10 रुपये से उन्होंने व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन एक समय आया था कि 100-150 लोग काम करते थे। और जो उन्होंने गाड़ी ली पहली, तो 71 या 72 की ऐसे ही रहा होगा, तो उन्होंने एक कार तो पार्टी कार्यालय को दी। उसमें माननीय राम प्रकाश जी गुप्ता वगैरह सर्वोच्च नेताओं में से थे। और दूसरी गाड़ी उन्होंने आदरणीय कल्याण सिंह जी के चलने के लिए पार्टी कार्यालय को दी थी। तो वो दौर मैंने देखा है। और ख़ुद मोपेड से चलते थे, तो उनकी मोपेड चलाना सीख लिया था। कोई आता था, आदरणीय गोविंदाचार्य जी को भी कई बार मोपेड पे ले गया मैं। आदरणीय नानाजी देशमुख से लेकर और सभी माननीय अटल जी तो मेरे लिए एक तरीके से जिसको मैं कहूँ कि आदर्श थे, मेरा आदर्श है मेरे। और सपनों का एक जो भंडार मेरे मन और मस्तिष्क में आया, उसके सृजनकर्ता के रूप में मैं अटल जी को मानता हूँ। तो आप कहते हैं कब मैं आया, मुझे लगता है कि मेरे संस्कारी घर में हुए। पिताजी उस समय शाखा लगाने पे बहुत झगड़े होते थे, बहुत। एक दो बार तो उनको कई बार लाठियाँ चली। लोगों ने कुछ जो विरोधी पक्ष होते थे राष्ट्रवाद के, उन्होंने उसमें काफ़ी व्यवधान डाला। लेकिन पिताजी स्वयंसेवक थे और उनके साथ मुझे जाने का अवसर मिलता था। डॉक्टर साहब, जितना मैंने आपको देखा है कि ये तो रहा कि आरएसएस से एक अपना, हम कह सकते हैं कि पैदाइशी जुड़ाव रहा है। लेकिन मेरा जो भावात्मक जुड़ाव व्यक्तिगत रूप में जो बड़ा पिता, वो माननीय पूज्य ब्रह्मदेव शर्मा भाई जी और आदरणीय स्वांत रंजन जी।
इन लोगों का सानिध्य मुझे और आदरणीय वीरेश्वर द्विवेदी जी, इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा, उनके साथ बहुत रहा। और अब मैं समझता हूँ कि ये भी त्याग पुरुषों का एक वो समूह है जिसके बारे में आप सहज भाव में उनके व्यक्तित्व का आकलन उनको देख कर नहीं लगा सकते जब तक आप उनके साथ ना रहो। समर्पण की कोई सीमा नहीं, त्याग उसका कोई अंत नहीं, और अपने आप को निछावर करने की प्रवृत्ति वो सर्वोपरि सबसे ज़्यादा। वो एक अनोखा रूप मैंने देखा है संघ के वरिष्ठ लोगों का सानिध्य प्राप्त करके। और बहुत सी कठिन परिस्थितियों में इन सबको माननीय ओम प्रकाश जी थे, उनका एक ही लगन था कि किस प्रकार से गौ का संवर्धन हो जाए। वीरेश्वर जी थे, किस प्रकार से प्रकाशन संबंधित गतिविधियाँ हो जाए। विपिन जी हुआ करते थे जो विश्व संवाद केंद्र की शुरुआत हम लोगों ने पार्क रोड में की थी। आपने मेरे संबंध 35 साल के कहे, तो आपने 35 जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो आपने पार्क रोड का वो D2 पार्क रोड भी देखा होगा, जहाँ हम लोगों ने विश्व संवाद पत्रिका का और तमाम गतिविधियों को वहाँ पर प्रारंभ होने में एक सहायक अंग में बना था। माननीय अधीश जी हुआ करते थे। तो संघ एक संगठन नहीं है, एक राष्ट्रभक्ति का संचार का संवाहक के रूप में वो काम करता है। तो क्या ये जो आज का संघ है और जिन महापुरुषों की आपने चर्चा की, उनकी जीवन शैली और आज की वही जीवन था, शैली वही है? प्रवाह जो पहले था वही प्रवाह आज है। जो आज इतना विराट रूप देख रहे हो अपना, भाजपा का जो विराट स्वरूप है, संघ एक वटवृक्ष है। और ये विद्यार्थी परिषद, ये विश्व हिंदू परिषद, ये विद्या भारती, राष्ट्रीय शैक्षिक संघ, शिक्षण मंडल, ये हिंदू जागरण मंच, ये प्रकृति भारती, ये आयुर्वेद परिषद, ये सारी चीज़ें जो हैं, और भारतीय जनता पार्टी, ये उनकी शाखाएं हैं। ये जड़ है, और जड़ का जो सिंचन है उसके स्वयं सेवक बगैर किसी लोभ लालच के समर्पण की भावना से करते हैं। कभी आपको कोई स्वयं सेवक मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए करते दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। और जब वक्त आता है तो राष्ट्र के लिए, अभी अहमदाबाद में आपने घटना देखी कि विमान क्रैश हुआ, किसी को कोई सूचना नहीं, लेकिन संघ का स्वयंसेवक अपने प्राणों को बाजी लगाकर जलते हुए आग में वो एनडीआरएफ की टीम से पहले पहुंच गया। तो संघ क्या है इसको जानना है, जब तक आप उसमें रमोगे नहीं तब तक संघ को आप नहीं जान सकते। नहीं, इधर एक भाव पैदा होता दिखाई दे रहा है, खास तौर से बीजेपी के अंदर, बीजेपी के नेताओं में, और समय समय पर कुछ लोगों का बयान भी आया है, आपने भी देखा होगा कि अब बीजेपी की निर्भरता संघ पर नहीं है जो पहले हुआ करती। देखिए, पिता पर निर्भरता पुत्र की और पुत्र पर निर्भरता पिता की, ये निर्भरता नहीं कहलाती, आशीर्वाद कहलाता है। जो आशीर्वाद का सिंचन भाव पहले से था वही प्रभाव है आज। तो इसमें ये जो चीज़ें होती, समाचार पत्रों की कहानियाँ, वो कुछ अलग होती हैं और वास्तविक स्वरूप कुछ और होता है। डॉक्टर साहब, आप बीजेपी में अलग अलग दायित्व संभाल चुके हैं। इसके पहले आरएसएस के अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने लगभग सारे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी भूमिका निभाई है। मेरे पद, मैं आपको रोक रहा हूँ, सो कि पद नहीं कहेंगे, अपनी जिम्मेदारी। मैं वार्ड अध्यक्ष से शुरू हुआ जी, भाजपा के, फिर मंडल का प्रभारी, मध्य मंडल का उपाध्यक्ष, और नगर कार्यकारिणी का विशेष आमंत्रित सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष प्रदेश का, और 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा का, फिर प्रभारी, फिर पर्यटन का चेयरमैन, फिर यूथ कमीशन में मैं भारत सरकार में रहा अटल जी के साथ में। उसके बाद में 2 बार 11 साल में महापौर रहा, और उसी दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना, उसी दौरान गुजरात का प्रभारी बना, उसी दौरान सदस्यता महाअभियान का मैं संयोजक बना, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री, और आज जो मेरी यात्रा है वो राज्यसभा के सांसद के रूप में चल रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि संघ में भी अगर आप देखो तो मैं शिक्षण मंडल में रहा, विद्यार्थी परिषद में रहा,
मैं हिंदू जागरण मंच में रहा, विद्या भारती में रहा, मैं भौरा सेवानाथ ट्रस्ट में रहा, मैं प्रकृति भारती में रहा, सेवा भारती में रहा, मैं विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष रहा। तो जो आपका हिंदुस्तान समाचार चल रहा है, इसकी प्रारंभिक दौर में पुनर्स्थापना की गई थी वही श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के दौरान, तो उससे भी संबद्ध रहा। तो बहुत सारी चीज़ों पे करने का मुझे सौभाग्य मिला है और मैं समझता हूँ कि जो समय है वो बहुत तेज़ से चलता है। इसलिए वर्तमान में मैं देखता हूँ क्या था, क्या होगा, क्या नहीं होगा, भविष्य में क्या होगा, ये मेरी चिंता का भाव नहीं होता। जो मैं वर्तमान में हूँ, मेरा समय खाली ना हो। जिस दिन मैं उप मुख्यमंत्री नहीं रहा ना, यानी भूत हो गया वर्तमान से, तो दूसरे दिन से मैं फिर अपने दौरे करने लगा। तो पहले 100-200 लोग आते थे, तो आज 1000 से 1500 लोगों से सानिध्य मिलता है। एक दिन में 5-5 कार्यक्रम करने का अवसर मिला। एक दिन खाली नहीं रहा। अगर आप मेरा मोबाइल और देखेंगे तो आपको सोशल मीडिया से पता चलेगा प्रतिदिन 5 कार्यक्रम, सैकड़ों लोगों से मिलना और कार्यक्रमों को करना। पार्टी ने दिया है ना, बहुत दिया है मुझे, अब पार्टी को देने का अवसर है। इसलिए जो एक स्वयंसेवक की भावना होती है ना, वो अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए अपने आप को समर्पित भावना से वो सोचता है। मुझको लगता है कि पार्टी का जो आज आवश्यकता है पूरे देश को, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसने भारत को बहुत कुछ दिया है। अगर आप 11 सालों का 2014 के बाद का देखें तो 2014 के पहले का भारत और आज के का भारत जब आप विश्लेषण करने लगोगे तो बहुत दिखाई पड़ेगा। 2 हवाई अड्डे होते थे, आज 21 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश। उस सरकार की उपलब्धियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस पार्टी को आपने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपके संयोजकत्व में बनी, जब आप इसको पार्टी मैं के कन्वीनर संशोधित थे। करूंगा। माननीय मोदी जी की लोकप्रियता और आदरणीय अमित शाह जी का कुशल संगठन मार्गदर्शन में ये बना और मैं मात्र संयोजक रहा। तो एक जैसे होता ना कि सेतु बन रहा था, राम सेतु, तो गिलहरी एक एक ईंट डालती थी, समझती थी मैं बना रहा हूँ। तो उसी तरह मैं गिलहरी भाव में था। लेकिन क्या वजह है कि एक फुल टाइम अध्यक्ष अभी तक तय नहीं हो पा रहा है नहीं, पार्टी का? पार्टी हमारी पूरी तरीके से काम करती है। आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में भी हम काम कर ही रहे हैं ना। हमारी टीम कुशलता से संचालन कर रही है। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के आधार पर बीजेपी लोकतांत्रिक अपने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चयन करती है और सारे अब प्रदेशों के चुनाव हो गए हैं। जो औपचारिकता होती है कांग्रेस नहीं है कि किसी परिवार ने कहा इस परिवार के इस व्यक्ति को बना दो, वो बन गया, ऐसा नहीं होता। इसमें तो नीचे से चुनकर वार्ड से लोग आते हैं। अब तो उससे आते हैं ना, पोलिंग बूथ से चुनकर लोग आते हैं, तब भी इसका गठन होता है। तो क्या उम्मीद की जाए कि इस महीने हो ना, जाएगा राष्ट्रीय ये तो अध्यक्ष हमारा का? शीर्ष नेतृत्व तो बताएगा, लेकिन जो लगता है कि ये सब औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और औपचारिकता के बाद भी कुल जो होता है उसी के बाद ही घोषणा होती है। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि पार्टी में कहीं न कहीं एक थोड़ी सी ना बिखराव नहीं नहीं, और ये अनुशासनहीन? ये जो टकराव, बिखराव, दुराव, ये बीजेपी में नहीं हुआ करता। इसमें केवल समभाव होता है, समन्वय का भाव होता है, एकता का भाव होता है और समर्पण का भाव होता है, वो मौजूद है। आप जिस हाउस के मेंबर हैं इस समय राज्यसभा के, उसके मैं उस सभापति पर के तो पद से टिप्पणी भी नहीं भी करूँगा, लेकिन क्योंकि उसका जवाब उन्होंने स्वयं पत्र लिखकर दे दिया है और पत्र में उन्होंने सारी चीज़ें लिख दी जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं, अगर आप पत्र को पढ़ लेंगे, उसका सारा जवाब उन्होंने दे दिया है। अगला उपराष्ट्रपति बनाने की अब क्या वो क्राइटेरिया होगी संवैधानिक पार्टी की? व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्था में अधिसूचना जारी हुई है और उसी प्रक्रिया में जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है उस आधार पर होता है। उसमें हम लोग की कोई या किसी सांसद की या किसी उसकी भूमिका थोड़ी होती है। डॉक्टर साहब, कुछ बयान आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि आज जो दौर है सोशल मीडिया का है, और उसमें आपके बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े हुए लोगों के जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, उसमें एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिल रही है
धनखड़ जी के ना मैं एपिसोड उस के पर बाद, टिप्पणी नहीं करूँगा। उनके एपिसोड पर नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ। उसमें ये कहा जा रहा है कि अब आगे से इस तरह का कोई चांस ना लिया जाए, और जो विचार परिवार के और संघ से जुड़े हुए लोग हों, उन्हीं में से नहीं, अब किसी को इसको ये विवाद का मुद्दा दायित्व नहीं दिया बनाना जाए। चाहिए, क्योंकि इसमें कोई विवाद है नहीं। और उनका जो पत्र है स्वयं में स्पष्ट है, कारण भी, और कारण के साथ साथ उसमें किया गया जो कार्रवाई है वो उसमें स्पष्ट है। इसलिए ना तो वो चर्चा का विषय है, ना ही विश्लेषण का विषय है। आप एकेडमिक में आपका काफ़ी अच्छा कैरियर रहा, एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेसर। अचानक राजनीति में फुल टाइम आने के पीछे का क्या देखिए, मोटिव रहा? ये मैं भी आज भी अपने आप से प्रश्न करता हूँ कि मैं राजनीति में कैसे आया। लेकिन मुझको लगता है कि बचपन में मैं अपनी माँ से पूछता था, अब तीसरे चौथे में था, तो हाई स्कूल इंटर के लोगों का कोर्स पढ़ने का शौक़ था। तो सामने गुप्ता जी का परिवार रहता था, तो उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, उनके पिताजी बेल्ट से मारते थे उनको, और वो रेलवे में नौकरी करते थे, शाम को साइकिल से लौटते थे और पढ़ते ना मिले तो उनकी पिटाई होती थी, होमवर्क किया कि नहीं किया, तो वो मुझसे करा लेते थे। मैं तीसरे या चौथे में पढ़ता था, मुझे ध्यान नहीं है, और मुझे गोदी लेके गुरुजी करके घूमते थे। तो अम्मा से मैं पूछता था, अम्मा ये गुरुजी क्या होता है? मुझे, बेटा ये सबसे बड़ा होता है, और इसलिए बड़ा होता है, जो गुरु होता है ना, उससे चपरासी से लेकर राज्यपाल तक के बच्चों का मार्ग का निर्देशन करता है, समाज की दिशा और दर्शन को करने में वही व्यक्ति सक्षम होता है। तो मैं टीचर बनने की तरफ गया, लेकिन घर का वातावरण ये था कि चुनाव आते थे, पिताजी, अम्मा रोना शुरू कर देती कि पिताजी ने कोई ना कोई चीज़ बेच देंगे। इतने बड़े थे नहीं शुरुआती दौर पे, लेकिन जुनून था। लोग नारा लगाते थे जनसंघ के समय, तो मैं तो छोटा था, तो बच्चा की टीम को भेज देते थे कि जाओ टाफ़ी लो, बांटो, नारे लगाओ, क्योंकि उस समय कांग्रेस का अत्याचार देखने लायक होता था कि कार्यालय खोलते थे तो लाउड स्पीकर उठा ले जाते, उसमें लाउड स्पीकर से प्रचार होता था। जो प्रचार करने वाले होते तो उन पर झूठा आरोप लगा के जेल में भेज देते थे। पिताजी का बहुत सम्मान था, इसलिए चुनाव होता था तो खड़े हो जाते, तो सैकड़ों लोग पीछे होते थे। पादाजी वो पहलवान भी थे और कर्मकांडी ब्राह्मण थे, तो उनका अच्छा सम्मान था। तो मैं देखता था कि इतना इन लोग सम्मान क्यों कर रहे हैं। तो वो क्या करते थे कि चुनाव में जो लड़ रहा प्रत्याशी, तो खर्चा स्वयं कोई चंदा तो देता नहीं था उस समय, तो कहीं अपना कोई सामान बेच दिया, कहीं एक दो बार तो ऐसे अवसर है उनका, मैं इस पर वर्णन नहीं करूँगा, उन्होंने अपना चलता हुआ कारखाना था गोदाम कागज़ का, तो रद्दी कागज़ का गोदाम था उनका, वो पूरी बिल्डिंग बेच दी उन्होंने और पार्टी में लगा दिया। तो उनका जुनून देखता था मैं, क्या मिलता है आपको, आप पद नहीं लेते हो फिर भी कर, उनका नहीं, पद के लिए नहीं, ये भविष्य के लिए कर रहे हैं कि देश अच्छी तरफ जाए और जनसंघ इसको ठीक कर सकता है। उस समय जनसंघ का जुनून था। छोटेपन में मैं क्या जानूँ जनसंघ है क्या है। वो कहते थे, तब रेडियो चलता था, टीवी नहीं था, तो मुझे आज भी वो नारे याद आते हैं। हम लोग को सिखा के दिए जाते थे, रटाते थे। छोटे बच्चों का टोली भेजते थे कि बड़ों को भेजेंगे तो पुलिस लाठीचार्ज कर देगी, तो बच्चे और महिलाएं जाती थीं कि पुलिस नहीं बोलेगी, तो कहते थे अखबार में निकला, तो जोर से बच्चे चिल्ला, क्या भाई क्या, रेडियो में आया, क्या भाई क्या, जनसंघ जीत गया। कहते वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और पता चलता था कि बाद में जनसंघ हार गया, तो कांग्रेसी लाठी लेके निकलते थे, झंडे से डंडा निकालकर, और कहते थे अखबार में निकला, क्या भाई क्या, रेडियो में आया, क्या भाई क्या, जनसंघ हार गया, वाह भाई वाह। और पता नहीं किसी घर का दरवाजा तोड़ दिया, किसी को बंद करा दिया, उस तरीके की, किसी का लाउड स्पीकर कार्यालय को उठा ले गया, जिसने कार्यालय किराए पे दिया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गए। तो ये अत्याचार भी होते थे, उसमें भी कार्यकर्ता निकलता था, और कार्यकर्ता इस प्रकार निकलता। तो मुझे तो इमरजेंसी का याद आता है, मैं बहुत छोटा था, मुझसे समझो 10, 11, 12 साल का ऐसे ही रहा हूँ, 10, 11 साल का था, 10 या 11 कर रहा होगा। पिताजी को पकड़ने के लिए आ गई पुलिस, एकदम से भरभरा के, छोटा सा घर था, तो पिताजी छत पर से कूद के पीछे से निकल गए, और मैं और अम्मा के साथ में, हम भाई बहन सब लोग थे, तो हम लोग रोने लगे। छोटेपन में तो इतनी बड़ी पुलिस तो वो लोग पैर पकड़ के उल्टा कर दिए कि माँ को डराने के लिए कि बताओ कहाँ है केदारनाथ जी, नहीं तो बच्चे को छोड़ देंगे।
तब तक मोहल्ले के एक आए, त्रिलोकीनाथ जी। बोले आओ मैं बताता हूँ संघ के स्वयंसेवक का समर्पण क्या होता है, जनसंघ के कार्यकर्ता का समर्पण क्या होता है, ये देखने की चीज़ है। और वो गए, बाहर भी बताते हैं कहाँ गए केदारनाथ जी आओ। तब तक एक संघ का स्वयंसेवक दूसरे थे, केदारनाथ श्रीवास्तव जी जा रहे थे मास्टर कन्हैया रोड पे, उनका वो केदारनाथ जी जा रहे हैं, केदार इधर आओ। केदार जी आ गए, जो दूसरे केदारनाथ श्रीवास्तव थे, केदारनाथ पादा पिताजी थे। तो आए, बोले बताओ। बोले केदारनाथ जी तुमको गिरफ्तार करने के लिए आए। तो कहें अच्छा हाँ यही है, कहना हाँ मैं ही हूँ। वो जान गए कि पादा जी को गिरफ्तार करने आए तो उनको बचाना है, तो कहा हाँ मैं ही हूँ। कहा चलो मेरे साथ में। केदारनाथ जी को ले जाने लगे तो केदारनाथ जी बोलते हैं कि त्रिलोकी तुम भी आओ, तुम कहाँ जा रहे हो। त्रिलोकी ने चलो भाई मैं भी चलता हूँ। 19 महीने की जेल काटी इमरजेंसी में, कुछ नहीं छू, मस्त होके चले गए कि हमें क्या मिलेगा, कोई नहीं मिलना है, कोई न विधायक जीतना है न सभासद जीतना है, लेकिन राष्ट्र के प्रति चिंतन भाव है, पार्टी के प्रति चिंतन भाव, उसी लिए काम करना है। और पता चला वो सब जेल गए, पिताजी सबके घरों की व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा, उजड़ गया सा घर सा, कोई कोई पूछने नहीं आता था। इतने अत्याचार हुए थे इमरजेंसी में। और वो जो बेचारे गए थे उनके तो परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया था। और उस समय लैया चना खा खा के, ये आज आप देख रहे हैं ना, मैंने तो अपने आंखों से आदरणीय भंडारी जी को, आदरणीय राम प्रकाश गुप्ता जी को, गंगा भगत सिंह जी को, आदरणीय कल्लाद जी, कल्याण सिंह जी को ज़मीन में दरी डाल के बैठ के करते हुए वो देखा है। मेरे घर पे उषा का फैन था। और पहले होता था कि कार्यकर्ता के घर पे भोजन होता था बड़े नेताओं का, वो अपने को बड़ा नहीं मानते थे, कार्यकर्ता में मिक्सअप हो जाते थे। एक बहुत छोटा सा कमरा है, आप पुराने घर में आपने देखा होगा, तो आप तो आए होंगे, तो छोटा सा कमरा, उसी में चटाई बिछा दी गई। आने वाले खाने, जगदीशपुर धर्मशाला एक है बाबूला हलवाई ऐशबाग चौराहे पे, ये मैं बात उस समय बता रहा हूँ जब भाजपा बनने को थी, उस समय का दौर था, यानी 1980 के पहले का, तो मैं बड़ा भी हो गया था। तो उस समय जमीन पे बैठकर राजमाता सिंधिया, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भंडारी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे, तो लोगों ने ज़मीन पे बैठे और उषा का अकेला फैन। आज मोदी जी 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, लेकिन उस समय क्या था, 1-2 घंटे की बिजली आ जाए तो समाचार होता था, थोड़ी देर बिजली आई फिर चली गई तो हाथ का पंखा होता था। सब हाथ का पंखा भी जान रहे हैं और बैठ के भोजन भी कर रहे हैं और गपशप भी कर रहे हैं और कार्यकर्ता के परिवार से भी मिल रहे हैं। तो जो भाजपा का स्वरूप बना है ना, एक बीज नन्हा सा एक दिन पौधा बन उगाता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वृक्ष बड़ा बन जाता है। तो आज वो वृक्ष बड़ा बन गया है। इसलिए उन यादों को संजो कर एक आत्मगौरव की अनुभूति होती है। तो डॉक्टर साहब, अगर उसकी विशालता व्यापकता को देखते हुए ये भाव क्यों आ रहा है कि उसमें जो पार्टी के मूल कार्यकर्ता रहे देखो हैं, क्या है ना, आप क्या अच्छा समुद्र में अगर समुद्र है, समुद्र में अगर नदियाँ मिलना बंद कर दें तो समुद्र का स्वरूप फिर विस्तार तो नहीं होगा ना। तो बीजेपी एक समुद्र बन चुकी है, तो इसमें आने के लिए कुछ बाहर के लोग की भी आवश्यकता है। हाँ, ये सावधानी जो आपका प्रश्न के मूल में छिपा है उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। ये सावधानी की ज़रूरत होती है कि ऐसा ना हो कि हमारा पुराना का जो स्थान है वो उसको उचित सम्मान ना प्राप्त हो, इसकी चिंता पार्टी करती है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि नया व्यक्ति आके भी उसमें मिक्सअप हो जाता है और वो पुरानी तरह वो आचरणशील होता है। और अगर आचरणशील या पुराने कार्यकर्ताओं के साथ उसका एक संभाव नहीं बनता तो उसको फिर कोई प्रगति का भाव उसमें फिर नहीं आ पाता। तो बीजेपी एक समुद्र है जो अपने में नदियों को मिला लेता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे डॉक्टर साहब की बीजेपी की जो इतनी राजनीतिक यात्रा रही है और उससे आपका जो एक जुड़ाव रहा है इतने लंबे समय से, उसके खट्टे मीठे जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे उसके बारे में। अब चूंकि देश में आपकी पार्टी की सरकार है, कहने के लिए एनडीए की सरकार है लेकिन प्रैक्टिकली बीजेपी की सरकार है,
बीजेपी जो चाहती है वो अपने अलायंस पार्टनर से भी करवा लेती है, और प्रैक्टिकली अगर देखा नहीं जाए तो देखिए, पूरी तरह से बीजेपी का ही एजेंडा देश में चल रहा है सरकारी तौर पर। लेकिन उसको लेके दो तरह की राय है। एक तो जो सरकारी मीडिया की राय है, जो बीजेपी और एनडीए से जुड़े हुए लोग हैं उनकी राय है, और उनकी नज़र में बीजेपी का अगर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए तो 100/100 मार्क्स देने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन देश की जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, उसका कुछ इश्यूज को लेके काफ़ी अलग राय है, जो कि सरकारी दावे के खिलाफ है। उदाहरण के तौर पर रोजगार के सवाल पर, इकोनॉमी के सवाल पर, आप चूँकि प्रोफेसर हैं और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस आप देखिए अच्छी तरह रोजगार, समझते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसको थोड़ा विस्तार से इस मैं पर चर्चा आपको करें। इसको संक्षेप में और एक उदाहरण फॉरेन के, आप उत्तर पॉलिसी के प्रदेश से सवाल, संबंध रखते हो इसलिए मैं कह दूँ। 2017 से 2022 तक सरकारी नौकरी कितनी मिली? 5.5 लाख से ऊपर, 5.5 से 6 लाख सरकारी नौकरी। और जो अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार सृजन, और वो 3.5 करोड़ अप्रत्यक्ष में, जैसे मुद्रा लोन के द्वारा, स्टार्टअप के द्वारा, मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट कंपनीज में, जो किसान सम्मान निधि और किसानों के तरह तरह इक्विपमेंट की फैक्ट्री बनने, बहुत सारी चीज़ों को अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन का भाव था। 5.5 से 6 लाख सरकारी नौकरी इतिहास में आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुई। आज वो, मैं समझता हूँ 8 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी केवल उत्तर प्रदेश में हो चुकी है सरकारी, और अप्रत्यक्ष रोजगार करोड़ों में है। पूरे भारतवर्ष का सिनेरियो यही बदला है। गरीब थे। दीनदयाल जी का एक आत्म मानववाद का सिद्धांत का मूल मंत्र क्या था? एक कहानी, छोटी सी कहानी, कि एक व्यक्ति कुएं में गिरा है और कोई व्यक्ति उधर से गुजर रहा है। नीचे वाले व्यक्ति को बाहर आना है, तो नीचे वाला व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठे और ऊपर वाला थोड़ा नीचे झुके, दोनों के हाथ मिले और दोनों बराबर आके खड़े हो जाए। यानी जो गरीब है उसको अमीर के साथ में उसका संबंध स्थापित हो और उसको उठा के बराबरी के उसमें ले आए। आज 25 करोड़ लोग पिछले 7 साल में, जो कहें, ये गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं। और जो रोजगार का सृजन है, चाहे आप मध्यम जो उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, आज ये रोजगार सृजन का सबसे बड़ा केंद्र होते हैं। जापान की प्रगति इसी पर आधारित थी। आज क्या है कि गांधी जी कहते थे ना कि हमें बहुत उत्पादन नहीं, बहुत लोगों के द्वारा किया गया उत्पादन चाहिए। आज वही चीज़ मोदी जी के कार्यकाल में जो लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं उनके द्वारा हो रहा, उनका निर्यात बढ़ गया है। और तो और रक्षा की, हमने ये एक मनमोहन सिंह जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन अर्थशास्त्री होने के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था डावाडोल थी। डेफिसिट फाइनेंसिंग का जोर था, मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, महंगाई की दर बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। आज क्या है? बेरोजगारी की दर कम हो रही, महंगाई की दर भी स्थिर या तो रहती है या कम होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं पे आए और 5वीं से हम 4वीं पहुंच गए, और 4वीं पे पहुंचते ही मोदी जी ने तीसरी अर्थव्यवस्था की यात्रा को प्रारंभ कर दिया। अब इसमें देखो आप, हम आयात काहे का करते थे? ज़्यादातर रक्षा सौदों का, पेट्रोलियम पदार्थ का। मैं बीच में रोक रहा हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही, दीनदयाल जी का उदाहरण दिया, दीनदयाल जी का जो एकात्म मानववाद था उसका उदाहरण दिया। चूँकि आपसे इसलिए अपेक्षा है कि आप इसका बहुत ईमानदारी से जवाब देंगे कि इस समय देश का जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, आपने फिर, मैं तो आपको अर्थ विशेषज्ञ और आप ही की सरकार के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर, सब इंडिया में भी लिखा है, इसको आंकड़े को फिर से देखिएगा। जो गैप है वो कम करने के लिए आज जनधन खाता खुला है, तो आज जो बचत की दर आ रही है, आप देखो बचत की प्रवृत्ति बढ़ गई है, पहली चीज। मुद्रास्फीति की दर कम हो गई, दूसरी चीज। तीसरी चीज कि लोगों में जो ऋण लेने, जो उनकी मूल आवश्यकता क्या होती है, एक अर्थशास्त्री को जो समझने का काम होता है कि गरीब आदमी की जो है वो अमीर कैसे होता है, कैसे ऊपर आता है।
उसकी आवश्यकता क्या होती है? बेटी का विवाह कैसे होगा, बेटा परचेजिंग बेटी कैपेसिटी। पढ़ेंगे कैसे, हाँ। वो पढ़ेंगे तो उनका विवाह कैसे करेंगे, उनको नौकरी कैसे मिलेगी, हम घर में राशन अनाज कहाँ से आएगा, अनाज आएगा तो हम रहेंगे कहाँ, रहेंगे तो ये घर की जो आवश्यकताएं हैं ये कहाँ से, पानी कहाँ से आएगा, चूल्हा कहाँ से आएगा, बत्ती कहाँ से आएगी। आज क्या है, गाँव में बत्ती निःशुल्क के तरह हो गई है। आप ट्यूबवेल चलाओ तो फ्री है बिजली। गांव में पहले गांव में लाइट के लिए इंजीनियर के वहाँ जाते तो वो बात नहीं करता था। आज इंजीनियर घर में जाता है कि तुम्हारे वहाँ लाइट लगी कि नहीं, लगाने जाता है फ्री का कनेक्शन के लिए। आज 10 किलो, पाकिस्तान हमारा देश है, पाकिस्तान में वो 5 किलो राशन लेने के लिए, खरीदने के लिए लाठीचार्ज और गोली चल रही है। हिंदुस्तान में कोरोना के बाद भी 10 किलो राशन आज मिल रहा है प्रति लोगों को, और जो 10 किलो राशन मिल रहा है वो राशन ही नहीं है, उसमें तेल भी मिलता है, घी भी मिलता है, नमक भी मिल रहा है, और साथ में मकान भी दे रहे हैं गरीब को, मकान रहने की व्यवस्था भी, रहने के साथ साथ घर में माँ गैस का चूल्हा चलाए वो भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ घर में हर घर नल भी होगा। ये किसी ने क्यों नहीं सोचा था? और इतनी छोटी सी चीज़ नहीं सोची थी माताओं बहनों को सम्मान का, कि जब आप चलते थे, मैं तो आपके घर गया था गाँव, और मैं जब चलता था तो देवरिया और ये पूर्वांचल में सड़क पे शाम को माताएं लोटा लेके खड़ी होती थी। तो मैं समझा नहीं था कि क्या है, तब पता चला उन्होंने कहा कि ये सूर्य देवता के अस्त होने का इंतजार कर रहे हैं, कि ये लघु शंका करेंगे जब सूर्य देवता अस्त हो जाएंगे। आज मोदी जी ने हर घर में शौचालय हो, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को सोचा है। तो अब शौचालय से उससे मुक्त है। अब बेटी की शादी का, बेटी अगर होने वाली है तो गर्भावस्था में ही उसको पैसा मिल जाता है पोषण का, पैदा हुई तो फिर पैसा मिलता है, फिर उसको किस्त मिलती है कि जब वो पढ़ने लगेगी तो मुफ्त की सरकारी शिक्षा बेसिक की उसको दी जा रही है, उसके पढ़ गए तो शादी का खर्चा भी सरकार उठा रही है। और इतने सारे आयाम किए गए हैं कि आज नारी सशक्तिकरण का दौर है। 33% आरक्षण भी दिया है कि महिला और पुरुष का जो असंतुलन था वो आज बहुत सारा कम हुआ है। तो ये राष्ट्र धीरे धीरे कितना खराब किया गया था, आप सोचो कि मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं मिल रही थी, इस 11 साल में सारे कुछ आ गया। ये बात सही है कि सब कुछ नहीं समाप्त कर सकते आप एकदम से, लेकिन बहुत कुछ समाप्त किया है विसंगतियों को। डॉक्टर साहब 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है मुफ्त में, विसंगतियों को डॉक्टर साहब 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है मुफ्त में, ये तो आपकी ही सरकार का आंकड़ा है। तो 140 में अगर 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे अभी भी जी रहे हैं और सरकारी खैरात पर उनका जीवन बसर जाहिर सी चल बात है, रहा ये रेशियो धीरे धीरे घटेगा, घट रहा है। यही तो दिखाने की वजह थी कि इतने लोग थे जो अभी तक का गरीबी की रेखा के नीचे आ गए थे, और सरकार की 60 साल तक 65 साल तक का कांग्रेस ने या उसके बाद उनके सहयोगी ने राज किया। ये अटल जी के बाद से ये प्रधानमंत्री सड़क योजना और चतुर्भुज योजना तमाम चीज़ें शुरू हुई। आज वो दौर चल रहा है, आज वंदे मातरम भी चल रहा है, ट्रेन द्रुतगामी का साथ चौड़ीकरण भी हो रहा है। ये हाईवे कभी देखा था क्या उत्तर प्रदेश ने? उत्तर प्रदेश ने तो बंदूक देखे थे, कट्टा गोली बंदूक तमंचा, ये एक उद्योग, अपराध उद्योग बन गया था। आज जहाँ पर होता था बुंदेलखंड में बंदूक के बगैर कोई चलता नहीं था। लड़की की शादी होनी होती तो पूछते थे इनके घर में कितनी बंदूक है। आज वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनना, ऑटोमेटिक राइफल बनेगी, ब्रह्मोस मिसाइल जिसने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी वो बन रहा है। ये बदला हुआ भारत है। और ये चौड़ा चौड़ा एक्सप्रेस में जो आगरा में आप पहुंच जाते हैं तुरंत से, ये आप आजमगढ़ में लड़कियों की शादी करने से लोग होते थे कि सड़क खराब है कैसे पहुंचेंगे, बलिया जाने के लिए लोग साल में अब जो 10 बार जा रहे हैं वो एक बार जाने में सोचते थे कि गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी का क्या हाल होगा या शरीर का क्या हाल होगा। आज वो फटाक से पहुँचते हैं, 2 घंटे 3 घंटे में वो है। चरण सिंह जी ने एक बयान दिया था कि जब 5-5 7-7 घंटे मेरठ से दिल्ली लगता था जाम के, तो भाषण देते थे कि जिस दिन मेरठ हम 4 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली तो हम समझेंगे किसान का राज आ गया। आज तो 1.25 घंटे के अंदर, अब तो रैपिड जो ट्रेन है, रीजनल ट्रेन वो चली है, तो आप 45 मिनट में आप जो है 45 मिनट में मेरठ से दिल्ली पहुंच जा रहे हो। किसने सोचा था लखनऊ 25 मिनट में आप पहुंचने वाले हो कानपुर। डॉक्टर साहब लेकिन किसानों में देखिए, क्यों ये इतनी किसानों नाराजगी में नहीं नाराजगी है, ये तथाकथित राजनीति करने वालों में नाराजगी है कि हम सरकार में नहीं आ पा रहे हैं। अभी उनकी नाराजगी बढ़ेगी।
जो विपक्ष के लोग हैं ना, उनका अवसाद बढ़ेगा। क्रिया नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, परिवारवाद चलाओगे, और परिवारवाद में आप जो है बार बार प्रयोग करोगे, ये विजेता बन के चलते हैं। आप सोचो, मोदी जी के नेतृत्व में हैट्रिक हुई जीत की, और दूसरा गांधी परिवार के नेतृत्व में हैट्रिक हुई हार की, लेकिन वो जश्न ऐसा मना रहे हैं जैसे हम विजेता हैं। आज भी वो अपने को सत्ता में मानते हैं। तो ये वित्तकर्म नाराजगी जनता की अगर होती तो हम 3 बार लगातार सरकार में नहीं आते। कहीं कमी होती है तो उसको दूर भी किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। आपका आभार। बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद, गहन इतनी महत्वपूर्ण अध्ययन के साथ जानकारी आपने साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद। प्रणाम।